क्लास स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेके आए हैं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज जो है एग्जाम वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अरिहंत की बुक से हम छांट छांट के वो क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे तो बेटा सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसके अंदर से भी जब हम फिल्टर लगा के वो क्वेश्चन निकाले जो आपके मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं आपके पेपर के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं जिस पे सीबीएसई की निगाहें गड़ी रहती हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से बेटा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। कौन से ऐसे स्टेट हैं बेटा जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। आप जानते हैं क्लास कॉटन टेक्सटाइल की एक खास बात, सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटा सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, और ये सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज भी है। यही बात आप समझते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन सही है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। देखिए क्लास, अगर आप जानते हैं जो कॉटन है, कॉटन की एक बात खास बात की वो ब्लैक सॉइल में होती है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सर ब्लैक सॉइल किस स्टेट के अंदर मैक्सिमम पाई जाती है। बेटा वो जो हमारा इलाका है, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है हमारे यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, नहीं महाराष्ट्र के इलाके में। अब देखिए बेटा महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके अलावा जो मेन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेन है वो है बेटा गुजरात में। कहाँ है बच्चा? गुजरात के अंदर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तमिलनाडु, या फिर अगर हम साउथ की साइड जाएंगे, अगर हम साउथ की साइड जाएंगे तो बेटा जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, साउथ के अंदर जाते ही हमें अब शुगर केन की खेती या फिर जो शुगर केन है या फिर शुगर इंडस्ट्री ज्यादा मिलने लगी है, शुगर इंडस्ट्री ज्यादा मिलने लगी है बेटा। क्लियर? चलिए क्लास अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है हमसे। इसका क्लास एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। बेसिकली कहां पर है ये बेटा, जैसे कि आपको बताया था, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब सर तमिलनाडु भी साउथ में पड़ता है, बट उसकी पॉपुलैरिटी या फिर वहां पर जो इंडस्ट्री है वो इतनी काबिल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इतनी एफिशिएंट नहीं है कि हम वहां से अपना कॉटन बाय करें। तो हमारे यहाँ पे जो मेन और बेसिक इंडस्ट्री आती है वो आती है बेटा आपकी गुजरात के अंदर, ठीक है बेटा। गुजरात सर कैसे याद रखेंगे बेटा? गांधी जी, बेटा गुजरात में गांधी जी थे। गांधी जी ने ही आह्वान किया था कि आप कपास के यानी कि जो कॉटन है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसको बढ़ावा दें ताकि आप अपने देश के अंदर जो स्वाधीनता है, जो स्वाभिमान है, उसको बनाए रखें। क्लास क्लियर? चलिए क्लास अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है या फिर ऐसी कौन सी एजेंसी है जो स्टील की जो मार्केट है पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको प्रपोज करती है, उसको संभालती है। क्लास आप जानते हैं ये एक सिंगल अथॉरिटी है, ठीक है, और ये नवरत्नों में से एक है भारत के। अगर आप भारत के नवरत्नों को जानेंगे तो भारत के नवरत्नों में से एक है, भारत के नवरत्नों में से एक है, ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर की है। तो बताइए क्लास, हेल, सेल, टाटा स्टील, एमएनसीसी। बट आप जानते हो टाटा स्टील प्राइवेट कंपनी है तो टाटा स्टील नहीं होगा, ठीक है, हेल भी नहीं होगा, और एमएनसीसी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एजेंसी है ये बताती है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। तो एमएनसी भी नहीं है, इसका सही आंसर है आपका सेल। सेल की फुल फॉर्म होती है बेटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है बेटा। और यही एक ऐसी एजेंसी है और यही सिंगल एजेंसी है जो यह बताती है कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर जो डिमांड है स्टील की वो कैसे सप्लाई होगी और वो कैसे मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे, ठीक है बेटा। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सारा काम देखती है मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए क्लास देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है,
जान लेते हैं। सेल इज द वन ऑफ द एजेंसी दैट मार्केट स्टील फॉर द ऑल पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, यानी जो बेचती है पब्लिक सेक्टर के लिए स्टील, वो कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये किसके लिए मार्केट कर रही है बेटा? ये पब्लिक सेक्टर के लिए मार्केट कर रही है। किसके लिए कर रही है क्लास? पब्लिक सेक्टर के लिए मार्केट कर रही है बेटा। ठीक है, चलिए क्लास अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट? भाई बॉक्साइट कौन यूज करता है? सबसे बड़ी बात आती है बेटा, हमारे पास बॉक्साइट कौन यूज कर रहा है? हमारे पास बॉक्साइट कौन यूज कर रहा है? बॉक्साइट किसका रॉ मटेरियल है? हमारे पास बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है वो किस में यूज होता है? एल्यूमिनियम में यूज होता है, सीमेंट में होता है, पेपर में होता है, स्टील में होता है। क्लास बताइए। बॉक्साइट एक हैवी बल्कि चीज है, एक हैवी है, ठीक है, हैवी बल्कि, ठीक है। रेडिशन कलर, कैसा कलर है इसका बेटा? रेडिशन कलर है, ठीक है। रेड कलर के अंदर होता है। तो पेपर, सर पेपर के अंदर तो लकड़ी यूज होती है, ये नहीं हो सकता। सर स्टील भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर हमें आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम चाहिए, सॉरी एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, स्टील के लिए हमें आयरन पिक चाहिए होती है, आयरन चाहिए होता है, आयरन ओर चाहिए होता है। सीमेंट भी नहीं है, क्योंकि सर सीमेंट के अंदर हमें, आप जानते हैं जो मेन है उसका, ठीक है, जिसको आप कहते हो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए होता है, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए। अब बचा क्या हमारे पास? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। हाँ बेटा, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के अंदर हमें क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए होता है बेटा, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के अंदर हमें बॉक्साइट चाहिए होता है, और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? स्मेल्टिंग का मतलब जानना और समझना जरूरी है। स्मेल्टिंग का मतलब है प्रगलन, हिंदी में कहते हैं इसे प्रगलन। और अगर हम इसको डिफाइन करके लिखें या फिर इसकी डेफिनेशन समझें, तो इसके अंदर एक ही पॉइंट आता है क्या? कि आप इंप्योरिटीज को दूर करते हुए उस चीज की प्योर फॉर्म को यूज करते हो, यानी उस चीज को पिघलाकर इस्तेमाल करना। क्लियर? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उसका प्योर फॉर्म यूज करना। क्लियर? चलिए चलिए क्लास, अब चलते हम अपने इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन कंप्यूटर्स? कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो टेलीफोन और कंप्यूटर बनाती है? स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हुए हल्के, यानी जो आप कह सकते हो लाइट मटेरियल्स हैं, ये क्या है? लाइट मटेरियल्स हैं, लाइट मटेरियल्स हैं, यानी हल्के उद्योग हैं, या फिर आप कह सकते हो हल्के प्रोडक्ट हैं, हल्के उत्पाद हैं। हल्के उत्पाद जरूरी होते हैं, ठीक है। हमने दो तरीके से मेन चीजों में बांटा था हमने इंडस्ट्रीज को, एक होता है हैवी, ठीक है, एक होता है लाइट। ये लाइट इंडस्ट्री के अंदर आ गया है। तो बताइए बेटा, क्या स्टील की जो इंडस्ट्री है वो करती है? आप कहोगे नहीं सर, स्टील इंडस्ट्री ये काम नहीं करती। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। हाँ सर। अब आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वही टेलीफोन या कंप्यूटर बनाती है, ना कि आईटी सेक्टर। चलिए क्लास, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है हमारी वो बनाती है हमारे टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स। आईटी सेक्टर इनका यूज करता है, आईटी सेक्टर इनका इस्तेमाल करता है। क्लास क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स, कंप्यूटर, एटीसी जैसा दे रखा है। और ये ध्यान रखना बेटा, ये लाइट इंडस्ट्रीज में है, लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा। क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर नहीं है? यहां पर क्या लिखा? फाइंड द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी जो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास ऑनरशिप के बेसिस पे, हमारे पास ऑनरशिप के बेसिस पे यानी मालिकाना हक के आधार पर हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं या फिर आप कह सकते हो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बांट रखा था हमने। और सर किस किस बेसिस पे बांटा था? वो अलग अलग बेसिस से, उनसे एक था हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप पे जानते हो आप, एक था पब्लिक, एक था प्राइवेट, ठीक है बेटा, एक था जॉइंट और एक था कोऑपरेटिव, ठीक है। चार तरीके से हमने बांट रखा था। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, ठीक है मेरा बच्चा,
पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर था जो गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर किसी पर्सन के, इंडिविजुअल के अंडर था, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको आप कह सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब 5-6 लोग हो गए आपस में मिलकर एक कंपनी बनी है। इसके अलावा जॉइंट सेक्टर था जो आपका प्राइवेट प्लस पब्लिक हो, प्राइवेट प्लस पब्लिक हो बेटा, जॉइंट सेक्टर उसे कहते हैं। लास्ट में आता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। कॉर्पोरेटिव सेक्टर जो सेक्टर होता है बच्चा, वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उस इंडस्ट्री के काम करने वाले लोग, जो वहां के जो वर्कर्स हैं, जो वहां के जो वर्कर्स हैं वही काम करते हैं, और उन्हीं की वो कंपनी होती है, चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान हो, वो आपस में मिलकर बांट लेते हैं बेटा। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर अलग अलग तरीके से दे रखा है हमें, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, जॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से कौन सा यूज हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर सेल है, जॉइंट सेक्टर कौन सा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा है। आप जानते हो पब्लिक सेक्टर भेल है, बिल्कुल सही सर। पब्लिक सेक्टर भेल जो है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर है, बिल्कुल सर। सर सेल प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सेल मेरा बच्चा प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सेल भी क्या है, पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। अभी मैंने आपको बताया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो आपकी पब्लिक सेक्टर की है, ना कि प्राइवेट सेक्टर की, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, और यही सही ऑप्शन हो गया। जॉइंट सेक्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट सेक्टर की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनएमसीसी देखता है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है इसका पूरा नाम, वे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके आगे हम क्या टारगेट रखेंगे। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो सेल पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसा भी बताया, फॉर एग्जांपल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर लिमिटेड, ठीक है। ये सारी कंपनियां कोई एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन चलाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन चलाते हैं और वो काम करते हैं मेरा बच्चा, क्लियर। चल अब चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे सामने दे रखा है कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना है। देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी बुक्स और आपके ना जाने किस किस चीज में क्या क्या गलती दे रखी है। तो यहाँ पर जो 1859 हम इसको 1855 लेके चलेंगे, ठीक है, इसको 1855 लेके चलेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अंदर अपडेट हो चुका है 1855, ठीक है। पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ लगी, पहली जूट मिल कहाँ लगी, पहला सीमेंट का प्लांट कहाँ लगा। बेटा देखो, पहला सीमेंट का प्लांट था वो था 1904 में, जो पहला सीमेंट का प्लांट था वो 1904 में लगा था, ठीक है, चेन्नई के साइड। अब देखते हैं कि सी का फर्स्ट कहाँ कहाँ है। सर सी का फर्स्ट इन दोनों में है सर, यानी ये दोनों तो चले गए। चलिए क्लास, अब देखते हैं कि और कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिए, पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ लगी और पहली जूट की मिल कहाँ लगी। बेटा फर्स्ट जो जूट मिल थी वो लगी थी 1855 रिशेरा के अंदर। अब सर बी का जो है वो तो थर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों 1855, बहुतों की बुक्स के अंदर ये 1854 भी दे रखा होगा, ठीक है, और कुछ किताबों में 1859 भी दे रखा होगा, जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है। और इसी के लिए ये दिक्कतें सामने करना पड़ता है। बट जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है उसके अंदर 1855 है अपडेटेड, तो हम 1855 को लेकर चलेंगे बेटा, क्लियर। चलिए तो यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली की जूट की मिल है वो 1855 में लगी थी, ठीक है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लियर। नेक्स्ट, पहला सीमेंट प्लांट 1904 में लगा था, पहली टेक्सटाइल मिल लगी थी 1854 में मुंबई के अंदर, क्लियर। चलिए पहली जो जूट की मिल थी वो आपकी रिशेरा में लगी थी, रिशारा, ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल की साइड है, क्लियर बच्चा। चलिए क्लास, अब चलते हैं आगे की साइड। अब आगे हमारा क्या क्वेश्चन आता है बेटा, देखो बेटा, अब असर्शन रीजन आ गए। असर्शन रीजन क्यों कर रहे हैं सर हम बेटा, असर्शन रीजन करने का सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो किसी भी टॉपिक के बेस को समझना या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आप कभी भी उसके रीजंस में ना फंस पाए, ठीक है बेटा। चलिए क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कोड्स दे रखे हैं, ए जब ए और आर दोनों ट्रू हो और रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का, बी जब लगाएंगे जब असर्शन और रीजन सही हो लेकिन
रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी, जब ए ट्रू हो और आर फॉल्स हो, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू बेटा। क्लियर? चलिए क्लास, अब चलते हैं हम अपने पहले असर्शन रीजन पे। कुछ सालों में देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द शुगर मिल्स टू कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पेशली इन महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था, अभी बताया था मेरा बच्चा, क्या जो हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है, जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है बेटा, वो साउथ की तरफ, वो साउथ की तरफ और खासकर महाराष्ट्र के पास जा रही है और शिफ्ट हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा? यहां पर जो शुगर केन मिलता है, यहां पर जो बेटा शुगर केन मिलता है, ठीक है, यानी जो गन्ना है उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा, ठीक है, सुक्रोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो सुक्रोज होता है बेटा वो किसी भी फल के अंदर, ठीक है, किसी भी फ्रूट्स के अंदर जो मीठापन होता है वो देता है, यानी जो आपके फ्रूट्स के अंदर स्वीटनेस होती है वो सुक्रोज के कारण होती है। अब मान के देखो बेटा, गन्ना जितना मीठा, चीनी उतनी ज्यादा मीठी, ठीक है। तो भाई हम इंडस्ट्री भी कहां लगाएंगे? जहां पर गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होगी और जो हमारी मार्केट को या फिर हमारी इंडस्ट्री को फायदा देगी बेटा। चलिए अब रीजन जानते हैं। जो गन्ना, जो केन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट, हाँ सर यही सबसे बड़ा रीजन है। एंड कूलर क्लाइमेट, बिल्कुल है। एंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन, बिल्कुल बेटा। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक लेवल पे बना रहता है बिकॉज ऑफ सी। सी समुद्र पास में है, तो आप जानते हैं जैसे ही 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जिस एरिया के पास समुद्र पास में होता है या फिर जिस देश के यहाँ, जिस भी देश में समुद्र पास में होता है, उसके पास के स्टेट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल बना रहता है, यानी ज्यादा उसके अंदर अप एंड डाउन नहीं होते और वो ज्यादा से ज्यादा अराउंड 28 डिग्री के अंदर वेरी करता है, 28 से 32 के अराउंड वेरी करता रहता है। क्लियर? इसी कारण यहां पर जो उसका कटाई का जो क्रशिंग सीजन है वो काफी लंबा चलता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है सर, रीजन उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका ए। यहां पर आ जाएगा क्या बेटा? आपका ए। देखिए ए आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कुछ सालों में जो टेंडेंसी शुगर मिल्स की वो कंसंट्रेट हुई है वेस्टर्न और खासकर महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। अब इसके पीछे जो कारण है वो है, जो गन्ना यहाँ पर मिलता है उसका सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, कूलर क्लाइमेट है और लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलता है, यह भी बताया, क्योंकि वो क्या है, समुद्र के पास है, सी के पास है, ठीक है। जितना आप सी के पास होंगे और जितना आप सी से दूर होंगे उतना ही आपके क्लाइमेट के अंदर फर्क देखने को मिलेगा बेटा। रीजंस आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और ये बात बिल्कुल सही आती है, इसलिए हमने यहां पर लगाया था ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्लियर? चलिए क्लास, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन पे। एल्यूमिनियम हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड lead डिफरेंट इंडस्ट्री। हाँ ये बात सही है, एल्यूमिनियम जो है उसने पॉपुलैरिटी गेन करी है, उसने पॉपुलैरिटी बिल्कुल गेन करी है, ठीक है, स्टील, कॉपर, जिंक के सब्स्टिट्यूट में। हाँ सर, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन है बेटा, ठीक है, क्योंकि एक तो इसके अंदर कोरोजन नहीं लगता, यानी इसके अंदर आप कह सकते हो जिसको आप कहते हो जंग नहीं लगता, ये सस्ता है, चीप है, ठीक है, मैलिएबल है, जल्दी मुड़ जाता है, और ये ज्यादा टिकाऊ भी है उनसे और ज्यादा सस्ता भी है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो इन सबकी जगह ले रहा है। यह रीजन, ये इसका कारण है। लेकिन यहां पर रीजन क्या दे रखा है बेटा? एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया। बेटा इसका रीजन, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये रीजन इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका रीजन ये है कि वो कोरोजन रहित होता है, उसके अंदर जंग नहीं लगता, सस्ता है, ठीक है, इसके अलावा मैलिएबल होता है, ठीक है, मैलिएबल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट भी है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ रहा है बेटा। तो नहीं, रीजन सही है, मतलब रीजन सही है, जो पॉइंट लिखा है ना रीजन, ये सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों? ये बात सही है कि दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हो हमारे यहां पर धातु का उद्योग है बेटा। क्लियर? यहां पर आना चाहिए बेटा बी, और आप जानते हैं असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बेटा। चलिए क्लास क्लियर? देखिए
Aluminum has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in different industry. On the other hand, aluminum is the second most important metallurgical industry in India. दोनों बात सही है. Hence, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. क्योंकि भैया assertion इसके बाद जो reason है वो assertion को पूरा आप कह सकते हो explain नहीं करता. क्लियर. अब चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसकी बहुत हैवी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर. लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, बस ध्यान यहां पर और आप समझते चलिए. व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. पहले ही पॉइंट आपका पहले ही बॉक्स से या फिर आपके पहले ही पेज से है ये क्वेश्चन. ठीक है. हाउ डज मैन्युफैक्चरिंग लीड टू वैल्यू एडिशन एट द रॉ मटेरियल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मैडम मैन्युफैक्चरिंग क्या है आप जानते हैं सर. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग आप सभी लोग जानते हैं मेरा बच्चा. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करना. ठीक है. ठीक है. टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल कच्चे माल को इनटू यूजेबल गुड्स, इनटू यूजेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स. ठीक है. यूजेबल और वैल्यूएबल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना. ठीक है बेटा. चलिए, ये मैन्युफैक्चरिंग लीड टू वैल्यू एडिशन. वैल्यू कैसे ऐड करता है. हम रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में बनाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है बेटा. ट्रांसपोर्ट का लगेगा. जो हमारी फैक्ट्रीज है, जो मशीन्स हैं, उनका खर्चा आ जाता है. उसके बाद लेबर आ जाती है. उसके बाद एनर्जी, बहुत सारी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर जुड़ती चली जाती है. और एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है बेटा. चलिए, अब इसको आंसर को देखते हैं कैसे लिखा हुआ है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एड टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. मैंने अभी बताया मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर जब आप चेंज कर देते हो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं रॉ मटेरियल को. चलिए, मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू वैल्यू एडिशन ऑफ द रॉ मटेरियल एज पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. क्योंकि भैया फिनिश गुड्स के अंदर सामान दे रहे हो, आपसे कहा जाए कि भैया आप गेहूं खा लो तो आप कहोगे सर क्या मतलब पागलपन वाली बात कर रहे हो आप, गेहूं कैसे खा सकता है कोई. मैं ठीक है भाई, गेहूं नहीं खा सकते तो क्या चाहिए. आप कहोगे सर आटा चाहिए. अब गेहूं से आटा बनाने के लिए काफी लोग चाहिए मुझे बना. मतलब गेहूं से आटा जब बनेगा तो बेटा उसको पीसा जाएगा ना, तो उसके अंदर तो मेहनत लगेगी. तो क्या हुआ, पैसा ऐड होगा. क्लियर. दिस फिनिश्ड गुड्स आर मोर यूजफुल हैज मोर वैल्यू. मैंने भी क्या बताया, आप गेहूं नहीं खा सकते, आप आटा खाओगे. और आटा ज्यादा यूजफुल है गेहूं से रेदर देन गेहूं. गेहूं से आप पीस कर आप आटा बना लो, मैदा बना लो. क्लियर. अब आप एक चीज बताओ, गेहूं से आप सिर्फ आटा और मैदा बना सकते हो, लेकिन मैदे से क्या बना सकते हो सर, छोले भटूरे बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं. इसके अलावा आप जानते हो नान बना सकते हो. ठीक है. रोटीज बना सकते हो. आटे से भी सेम बहुत सारी चीजें बन सकती है. रोटी बन सकती है. ठीक है. बहुत चीजें डीप फ्राइज में यूज होता है, जब चीजों को फ्राई किया जाता है तो आटा यूज होता है बहुत. अब ज्यादा नहीं बोलूंगा कहीं मुंह में पानी आ जाए. ठीक है. लेकिन एक बात समझ के देखो बेटा, आटा और मैदा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेदर देन कि भैया आप गेहूं यूज करो. और जैसे ही गेहूं से आप आटा बनाओगे उसके अंदर वैल्यूएशन ऐड हो जाती है. क्लियर. पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन स्टील से, आयरन ओर से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से. दस रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म इन दिस वे आर प्रॉस्परस. कि भैया जो ये काम करती है वो कंट्री काफी सुख और समृद्ध होती है. क्यों बेटा, आप डायरेक्ट कच्चा माल नहीं यूज कर सकते. आप यू कांट यूज रॉ मटेरियल एज इट इज. ठीक है. मान के देखो मेरा बच्चा, आपने पेपर बनाना है तो मैं आपसे एक लकड़ी काट के लाया और आपने कहा लिख, मैं कहूँ इस पे लिख लो. आप बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, पेपर दो, आप रजिस्टर बनाओ, इससे पेपर बनाओ, उसमें तो लिखे अभी. सही है. तो भाई आप अगर लकड़ी से पेपर बना रहे हो, उसका जो प्रोसेस है, मान के देख मेरा बच्चा, लकड़ी से जैसे ही आप पेपर बनाओगे उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो लेबर काम कर रही है वो भी उसका वैल्यूएशन ऐड होती है. ठीक है. इसके अलावा आप जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वैल्यूएशन ऐड होगी. ठीक है. उसके अलावा जो मार्केट के अंदर जो रीच आएगी उसका पैसा ऐड होगा. ठीक है. उसके अलावा पावर ऐड होगी. और जो लोग हैं वो रॉ मटेरियल से ज्यादा आपका गुड्स खरीदने में विश्वास रखते हैं. क्लियर. चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है वो, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया. 3 ऐसी समस्या जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है.
बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं है बेटा, मैं एक रामबाण देता हूँ आपको, रामबाण यानी पेनेशिया देता हूँ जो सभी दिक्कतों में इस्तेमाल हो जाएगी। वो क्या है बेटा, किसी भी चीज की, किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पूछी जाए आपसे, किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पूछी जाए, ठीक है, या फिर ये पूछा जाए आपसे कि ये स्टैब्लिश क्यों है, वहां पर पर्टिकुलर प्लेस में स्टैब्लिशमेंट पूछी जाए, तो एक बात ध्यान रखना, कुछ है पॉइंट जो सब में कॉमन आएंगे। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, पहली प्रॉब्लम में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, और एस्टेब्लिशमेंट क्यों है, रॉ मटेरियल मिल रहा होगा, क्लियर। दूसरे चलते हैं, पावर नहीं मिल रही होगी, पावर सप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर पावर सप्लाई मिल रही होगी, यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं मिल रही होगी, क्लियर। मार्केट नहीं होगी, मार्केट अच्छी होगी तो यहाँ पर, नहीं होगी तो यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इसके अलावा आप कह सकते हो कंपटीशन, कंपटीशन अगर कंपटीशन जीरो होगा मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर अगर कंपटीशन होगा ज्यादा, यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम की वजह से जो आयरन इंडस्ट्री वो थोड़ी पीछे हो गई, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की वजह से कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री पीछे हो गई, तो बेटा ये क्या है, आप कंपटीशन, देखो रॉ मटेरियल का पावर आ गया, मार्केट आ गया, कंपटीशन आ गया, इसके अलावा है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो यहाँ पर आएंगे, ट्रांसपोर्ट बुरा होगा तो यहाँ पर आएंगे, और यही चीजें चलेंगी यहाँ पर। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन है, हाँ सर है, सिंथेटिक फाइबर कॉटन को कंपटीशन दे रहा है, बिल्कुल है सर। रॉ मटेरियल इतना है नहीं हमारे पास, कॉटन के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी काफी कम है, मार्केट अवेलेबल नहीं है, मार्केट के अंदर रीच जो है वो सिंथेटिक फाइबर की पहुंच चुकी है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा, इसके अंदर आपको पॉइंट्स नहीं दे रखे, बट अगर आप हैवी ड्राइवर बनेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये सारी पता चलेंगी। चलिए अब देखिए बेटा, इन सभी लाइंस को हमने कौन कौन से 3 पॉइंट उठाए, देखो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक है, मैंने अभी बताया पावर सप्लाई है ही नहीं हमारे पास, ढंग की पावर सप्लाई नहीं है। रेगुलर पावर सप्लाई विदाउट ब्रेक्स इज एसेंशियल फॉर दिस इंडस्ट्री, यानी रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए बिना किसी ब्रेक के, मतलब भैया दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, कहीं रुकना नहीं मेरा बच्चा, क्लियर। आउटपुट ऑफ लेबर इज लो, लो, ठीक है, लेबर जो है उसकी जो आउटपुट है वो लो है, क्योंकि भैया एक तरफ आप मशीन से काम कर रहे हो, एक तरफ आप जो है अपने लेबर से काम कर रहे हो, तो दोनों में दिक्कतें आती ही आती हैं। द मशीनरी इज आउटडेटेड, क्योंकि जो मशीनरी है वो आउटडेटेड है, वो काफी पुरानी है। पर्टिकुलर इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स द मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, जो वीविंग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर जो मशीन चाहिए वो कैसे चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए, यानी हाई क्वालिटी की चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आप क्या करते होगे, नानी जो हाथ से स्वेटर बनती है उसमें देखना कभी कभार ना हल्की सी फिटिंग या किसी चीज की प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप कोई स्वेटर बाहर मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसकी फिनिशिंग देखना, उसमें और उसमें दोनों बहुत फर्क होता है। क्यों, एक मशीन से है एक हाथ से, तो दोनों के अंदर जो फर्क है उसी के बेसिस पे वो जो चीज है वो उतनी ही महंगी और उतनी ही सस्ती मिलती है, क्लियर। और लास्ट है इंडस्ट्री फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, अभी बात हुई थी सिंथेटिक फाइबर की, जो काफी सस्ता पड़ता है और काफी अच्छा भी है यूज करने में बेटा, यानी जो सस्ता होगा जो अच्छा होगा मार्केट उसी पे ध्यान देती है, क्लियर। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है, देखो पावर सप्लाई आ गई, ठीक है, लेबर आ गई, उसके बाद आ गई हमारे पास कंपटीशन, ठीक है, जिस वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। पेनेशिया है बेटा, सब में यूज होगी, चाहे आगे देख लेना आप। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंशन एनी 6 फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी क्या बताया मेरा बच्चा, हुगली बेसिन पर जो हमारी जूट इंडस्ट्री है वो क्यों लगी हुई है, वो क्यों लगी हुई है, देखो बेटा, एक तो वहां पर रॉ मटेरियल अच्छा मिल रहा है हमें, वहां पर रॉ मटेरियल अच्छा है, ठीक है, रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप, मैंने पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया बेटा, इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है कि जो वाला पार्ट था आजादी के बाद आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश के पास तो मैक्सिमम खेती वाली जमीन चली गई जहां पर जूट की खेती होती है, इंडिया के पास रही वो सारी मिल्स जहां पर ये काम होता था, मतलब जो कच्चा माल से आप प्रोडक्ट बनाते थे। अब देखो भाई, हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, बेशक खरीद सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी देश अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल हमें बेच देगा, वो आप कहोगे नहीं सर, सारा नहीं बेचेगा, वो भी अपनी इंडस्ट्री के लिए यूज कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो मशीन खरीद लाएगा,
जैसे वो उसने आधा कच्चा माल बेचा, उससे मशीन उठा लाया, जैसे ही मशीन आई वो अपने रॉ मटेरियल खुद ही यूज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? इसलिए हमने हुगली बेसिन यानी इस वाले इलाके के पैट्स लगाई है, क्योंकि रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है। इसके अंदर हमारे पास अबेंडेंट ऑफ पावर सप्लाई, अबेंडेंट यानी बहुत सारी पावर, बहुत सारा पानी है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, बहुत इतना ज्यादा पानी है हमारे पास कि मजा ही आ जाता है। और इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अभी सारी चीजें वही है। देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों आया सर? क्योंकि बेटा यहां पर आपको सस्ता यानी चीप वाटर सिस्टम अवेलेबल है, यानी जो वाटर इंडस्ट्री है या फिर आप कह सकते हो वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है बेटा। इसके अलावा ये अर्बन रीजन में है, ठीक है, अर्बन रीजन में पड़ता है, जिस वजह से इनको बैंक्स की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, आप कह सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस मिल जाता है, ठीक है, ये सब मिल जाता है इन्हें। चलिए ठीक है, अब ये इसके अलावा हमारे पास चीप लेबर भी है बेटा, जो यूपी बिहार से आ जाती है, क्योंकि यूपी और बिहार यहीं से सटा हुआ इलाका है। ये सारे रीजन बन जाते हैं इसके। चलिए अब देखो यही लिखा होगा, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, बिल्कुल है सर। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जो गुड नेटवर्क से सपोर्ट करता है, बिल्कुल सर, अभी बताया था आपने। अबेंडेंस ऑफ पावर वाटर, यानी बहुत सारा पानी है जो रॉ जूट के साफ करने में या फिर उसके प्रोसेस में चाहिए। चीप लेबर अवेलेबल है, जो नियर बाय एरिया से आ जाते हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट, बाहर भेज सकते हो आप। क्यों? ये वाला जो इंडिया का जो इलाका है बेटा, ये वाला जो एरिया है, अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर पोर्ट्स भी तो है, हल्दिया है, पारादीप है, ठीक है, पारादीप है, सॉरी, यहाँ से आप भेज भी तो सकते हो, ठीक है, क्लियर। हल्दिया, पारादीप, ये वाला जो इलाके पड़ते हैं यहाँ पर, ये जितनी भी हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं, या फिर आप समझ सकते हो जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ से आप फ्लाइट्स भी भेज सकते हो। इसके अलावा आप वाटर ट्रांसपोर्ट से दूसरे देश से व्यापार कर सकते हो मेरा बच्चा। नेक्स्ट है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर कमर्शियल फैसिलिटीज, जूट इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आप चाहते हो कि भैया आपको पैसा चाहिए तो पैसा तो मार्केट से ही मिल सकता है, और मार्केट अवेलेबल है तो भैया आराम से पैसा लाओगे, अपनी इंडस्ट्री बनाओगे और पैसा खर्च करोगे मेरा बच्चा। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओ हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है सर? गिव 4 एग्जांपल, कोई भी 4 एग्जांपल दे दो बेटा। आपने देखा था एक होती है हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर फर्क क्या है बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। वो कहां से मिलता है बेटा? एग्रीकल्चर से यानी खेती से मिलता है। मिनरल का जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से मिलता है, ठीक है, मिनरल से मिलता है। सर अब इसके अंदर कोई 4 एग्जांपल देने हैं बेटा, चारों एग्जांपल दे देते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर है, ठीक है, वो चारों ले लेते हैं। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। इसके अलावा पास है हमारे पास एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, और फर्टिलाइजर, ठीक है, या फिर केमिकल इंडस्ट्री है हमारे पास। ये सारी क्या है हमारे पास? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो मिनरल से अपना रॉ मटेरियल लेती है और उसको यूज करती है। 2013 का क्वेश्चन है। चलिए क्लास, अब देखो यही हमने आंसर के सॉल्यूशन के अंदर कर रखा है, देखो, ठीक है, 4 है हमारे पास जो रॉ मटेरियल मिनरल के आधार पे यूज करती है। अभी आपको बता के आया हूं मैं, इनका रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड होता है, यानी खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, खनिज पे आधारित है। इनका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ऑल द इंडस्ट्री डिपेंड ऑन देयर मशीनरी, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि भैया अगर ये इंडस्ट्री लोहा नहीं देगी, स्टील नहीं देगी, तो दूसरी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फर्टिलाइजर, ये डैप पे आधारित है, यानी नाइट्रोजनियस फॉस्फेटिक और अमोनियम फॉस्फेट, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, जो यहाँ पर आप कह सकते हो जो खाद है वो 3 तरीके से बनती है। एक तो नाइट्रोजन वाली बनती है, एक फॉस्फेट वाली, एक अमोनियम वाली, ठीक है। इन सभी को लेकर हमारी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। क्लियर? लास्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम, बताया था जिप्सम या फिर आप कह सकते हो पीओपी, वो सीमेंट इंडस्ट्री इसका यूज करती है। तो हमारे पास ये चारों इंडस्ट्री हो गई,
आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर और सीमेंट इंडस्ट्री। ये चारों इंडस्ट्रीज हैं जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं और इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, मिनरल है यानी खनिज है। क्लियर बच्चा? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। कौन से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होते हैं? ठीक है, देखो 13 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, एनसीईआरटी में भी है। और मैं ये कहता हूं, मुझे विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस बार का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये इस बार का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये आने की संभावना है इसकी। ठीक है, कौन से 5 मेजर्स हैं? ठीक है, या तो मेजर्स पूछेगा या फिर पॉल्यूशन पे तो आना है, मतलब ये टॉपिक जो है ना पॉल्यूशन, इसमें आना ही आना है, आप इसको रोक नहीं पाओगे, यू कांट स्टॉप, पॉल्यूशन पे आना ही आना है। ठीक है, पॉल्यूशन पे आना ही आना है क्वेश्चन बच्चा मेरा, पॉल्यूशन पढ़ के जाना भाई, चाहे वो एनटीपीसी के बारे में पूछ सकता है। क्लियर? देखो कैसे रोक सकते हैं आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, आप जानते हैं सर। ठीक है, फैक्ट्रीज पे फिल्टर्स लगा के स्मोक, ठीक है, स्मोक फिल्टर लगा दिया। ठीक है, उसकी जो मशीनरी है वो अपग्रेड कर दिया ताकि नॉइज पोल्यूशन ना हो। वाटर पोल्यूशन कैसे नहीं होगा सर? वाटर पोल्यूशन के लिए आप जो पानी निकल रहा है, जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको प्रॉपर ट्रीट करके भेजो। ठीक है, ये सारे तरीके से हम काम करते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक किए जाए, ठीक है, मशीनों को चेक किया जाए, बार बार उनको चेंज किया जाए, अपग्रेड किया जाए। ठीक है, विजिलेंस, नजर रखी जाए इन सब पे। चलिए, पर्टिकुलेट मटेरियल इन द एयर कैन रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स, स्मोक टावर लगा दिए जाए, स्मोक स्टैक्स लगा दिए जाए फैक्ट्रीज पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, और इनसे क्या होगा, जो फिल्टर है, जो स्मोक निकल रही है वो फिल्टर होकर निकलेगी और जितने भी पार्टिकल्स है वो वहीं पर फिल्टर होकर नीचे रह जाएंगे। तो हमारी जो एयर है उसके अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं जो हमें हार्म करेंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। कोयला यूज करने से धुआं बढ़ता है, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर आप कोयला इस्तेमाल करते हो। अब सर कोयले से धुआं भी होता है, आप कोयले की जगह गैसेस यूज कर लो, गैसेस से जो धुआं है वो काफी कम होता है मेरा बच्चा। चलिए, अपडेटेड मशीनरी, अपडेट कीजिए मशीनरी को जिससे वो नॉइस कम फैलाए। जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर, जो जनरेटर्स हैं उनको साइलेंसर लगा के साइलेंसर फिट कर दिया जाए ताकि उनमें से आवाज काफी कम हो, क्योंकि हमारे पास जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी काफी ज्यादा है और नॉइस पोल्यूशन से ही आपका बीपी हाई और लो रहता है। ठीक है, लोगों को जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, इनको भी जो आप कह सकते हैं हेयरिंग प्रॉब्लम्स इससे जनरेट हो जाती है। क्लियर? चलिए, पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट, इनका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो बार बार चेक किया जाना चाहिए। लास्ट है, मशीनरीज यूज्ड इन इंडस्ट्री कैन बी रीडिजाइन, भैया इनको दोबारा से रीडिजाइन किया जाए ताकि ये पोल्यूशन कम करे और नॉइज ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाए जाएं। जैसे कि आप देखते होंगे जब हम किसी हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो आप देखते हो कि आवाज गूंज नहीं रही, तो वहां पे क्या है, जो नॉइज ऑब्जॉर्बिंग जो कह सकते हो आप पॉलीमर्स लगाए जाते हैं, सीट्स होती हैं, ठीक है, उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो साउंड है वो वहीं पे कैप्चर हो जाए, उसकी ना इको आए ना ही बाहर साउंड जाए। क्लास क्लियर? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर एंड 2 ह्यूमन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी 5 फैक्टर बता दो जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, किसके लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। 16 में, 19 में, 12 में आया है, तभी मैं लेके आया हूं। चलिए क्लास, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है मेरा बच्चा, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, इसके बाद अलावा लेबर हो गई, ठीक है, लेबर हो गई, ठीक है, आपकी पावर सप्लाई हो गई कि पावर सप्लाई कैसी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा हमारे पास कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई, ठीक है, पॉलिसीज हो गई, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हो गई, गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, नीति और कार्यक्रम हो गए। इसके अलावा मार्केट है हमारे पास, बाजार जितना पास होगा उतना फायदा होगा। तो ये देखो 4 3 7 8 हो गए, ठीक है, हमें कोई 5 लिखने हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट स्टैब्लिश किए। देखो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं। बेटा फिजिकल फैक्टर का मतलब है कि भाई साहब वहां का ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसा है, वहां की जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, क्या वहां पर इंडस्ट्री लग सकती है। सर ज्योग्राफिकल मतलब बेटा वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पे मार्केट है या अवेलेबल नहीं है। क्लियर?
जो आपके हाथ में नहीं हो सकता। एक तरीके से आप कह सकते हो आपके जो हाथ में नहीं होता। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ठीक है, रॉ मटेरियल भैया आपके हाथ में थोड़ी है। रॉ मटेरियल मान के देखो बेटा, जमीन ऐसी है, मतलब मान के देखो हमारे ब्लैक सॉइल है, ठीक है, आप ब्लैक सॉइल में गए और वहां पे काजू उगा रहे हो कि भैया मैं काजू की इंडस्ट्री लगाऊंगा और यहाँ पर काजू उगेगा, तो सब पागल पागल बोल के आपको मारेंगे। क्यों? अरे भाई काजू ब्लैक सॉइल में थोड़ी होता है, लेटराइट में होता है। आज खामा खाई वहां पे कर रहे हो काजू काजू काजू, लोग पागल पागल है, आप पागल हो जाओगे। तो भैया क्या है, रॉ मटेरियल जैसा मिलेगा, यानी फिजिकल फैक्टर में क्या है, रॉ मटेरियल है। दिस नीड टू क्लोज द लोकेशन, भैया जितना पास होगा उतना फायदा है, जितना पास होगा हमारे पास, हमने पढ़ा है कि भाई जितनी इंडस्ट्री से पास होगा रॉ मटेरियल उतना ही उसको फायदा होता है, उतना ही उसको फायदा होगा। और फायदा क्यों होगा? क्योंकि यार जल्दी से आप रॉ मटेरियल भेज सकते हो बेटा। ऐसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए लोकेशन रॉ मटेरियल के पास में चाहिए, अगर दूर होगी तो वो इंडस्ट्री किसी काम की नहीं रहेगी मेरा बच्चा। वाटर सोर्स, पानी का जो सोर्स है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है पानी का सोर्स। इज इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रिवर वाटर एंड वाटरफॉल कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो आप जानते हो जलप्रपात जो होते हैं, जो वाटरफॉल्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा क्लाइमेट, सिग्निफिकेंट रोल है एस्टेब्लिशमेंट करता है इंडस्ट्री। हार्श क्लाइमेट इज नॉट मच सूटेबल, भैया बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो भी नहीं हो पाएगी इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आपको कैसा चाहिए, ऐसा क्लाइमेट चाहिए जहां पे ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, और आपके रॉ मटेरियल के लिए अवेलेबल हो, आप जिस चीज की इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके लिए परफेक्ट। क्लियर? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि जो थ्रेड है ब्रेक्स इन ड्राई क्लाइमेट। जैसे आप ज्यादा गर्मी कर दोगे तो जो धागा है वो टूट जाएगा, इसलिए आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी आर्द्रता चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए अपने मौसम में बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन फैक्टर, लेबर। भाई मजदूर जहां सस्ते होंगे, जहां ज्यादा होंगे, वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, अगर नहीं होंगे नहीं लगेगी। यही बात ये कह रहा है, लेबर इंटेंसिव होती है और वहां पर जहां पर वर्कर्स अवेलेबल होंगे स्किल्ड, वहीं पर इंडस्ट्री लगेगी। फिर पैसा, बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता, बिना पैसे के तो दुनिया काम नहीं करती मेरा बच्चा। तो इंडस्ट्री कैसे काम कर लेगी, यानी पैसा भी आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इनकरेज इन सम एरियाज, भैया सरकार कहती है आप आके यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाओगे तो मैंने बताया था आपको कि भैया यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपको सस्ती जमीन देंगे, अच्छी बिजली देंगे, सस्ता पानी देंगे, सब कुछ सस्ता देंगे, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके बच्चा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। भैया इंडस्ट्रीज कैसे रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन के लिए, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि भैया उन्होंने पॉल्यूशन क्या फैलाया है, उन्होंने पॉल्यूशन क्या फैलाया है। क्लियर? उन्होंने पॉल्यूशन क्या फैलाया है बेटा। चलिए क्लास अब जानते हैं कि भैया पॉल्यूशन डिग्रेडेट कैसे किया है, कैसे भैया अलग अलग तरीके से डिग्रेड किया है। ठीक है, सबसे पहला है वाटर पॉल्यूशन, सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। सॉरी भैया, जो भी इंडस्ट्री होती है वो धुआं निकालती है, धुआं का मतलब है जो भी इंडस्ट्री होगी वो वहां से क्या होगी, स्मोक एमिट होगा। स्मोक जैसे ही निकलता है मेरा बच्चा, स्मोक निकलते ही एयर पोल्यूशन बढ़ने लगता है। एमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां से धुआं निकलता है तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है बेटा। पावर जनरेशन यूनिट्स, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस, जैसे आपने जानते हैं मैंने बताया भी था। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर क्या हुआ था मेरा बच्चा, उसके अंदर ये हुआ था कि जो टॉक्सिक गैस है वो रिलीज हो गई थी और उसको लोगों ने सूंघ लिया था। एयर एक ऐसी चीज है बेटा जो आप फिल्टर करके नहीं ले सकते, क्योंकि सांस तो लेनी पड़ेगी। पानी ये है कि अगर मान लो पानी खराब है तो आप दूसरे सोर्स पे चले जाओगे पानी के, बट अगर हवा खराब है तो आप ये नहीं कह सकते सांस रोक ली अब मैं दूसरी जगह जाकर पानी पीऊंगा, नहीं नहीं दूसरी जगह सांस लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते ना, पता चलेगा 30 सेकंड या 1.5 मिनट के अंदर टैं बोल गए। क्लियर? वाटर पोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो रिवर्स में डाल देते हैं, या फिर आपके किसी भी वाटर आप कह सकते हो वाटर बॉडीज के अंदर ये पानी डाल दिया जाता है। रिफाइनरीज और टैमरीज से पानी निकलता है और हैवी मटेरियल्स होते हैं, लेड होता है, जिनसे हमारी बीमारी मतलब बहुत ज्यादा बीमारी होती है और लोग इससे पी के मर भी जाते हैं। ठीक है क्लास, चल नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन होता है बेटा, जैसे आपने समझा था थर्मल पोल्यूशन कि जब आप एक ही जगह पे गर्म पानी डाल दें और वो जो स्रोत है वो ठंडा पानी का, मतलब थर्मल प्लांट से आप गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ठंडे पानी में डाल दें। अब वाटर बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, जो वाटर क्रिएचर्स होते हैं उसके अंदर
जो सॉरी जो क्रिएचर है बेटा वो तो ठंडे पानी में रह रहा है, अचानक से गर्म पानी आया तो जब पानी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ा उस जो थर्मल प्लांट है वहां से जो पॉल्यूशन है या फिर आप कह सकते हो वहां से जो लेड है या फिर जो चीजें बची हुई है वो भी उसके अंदर आके मिल जाती हैं, और जिस वजह से वो पानी पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अगर व्हेन हॉट वाटर फैक्ट्रीज से निकलता है और बिना कूल किए उसको बेच दिया जाता है, इट बैडली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्वेटिक लाइफ को पूरा खत्म कर देता है, यानी उसके अंदर जीव जंतु रहते ही नहीं है, मछलियां मर जाती हैं, क्रैब्स जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं वो निकल लेते हैं। क्लियर? रेन वाटर प्लांट्स सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट एंड ग्राउंड एंड दस ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड, और जैसे ही रिश्ता रहता है धीरे धीरे तो जो ग्राउंड वाटर वो भी कंटेमिनेट हो जाता है। लास्ट है बेटा नॉइज पोल्यूशन, अनडिजायरेबल नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बिना बात का शोर मचा रखा है आप लोगों ने। ठीक है, आपने देखो ना पेपर चल रहे होते तो कहीं पे जगराता चल रहा है माता का, ठीक है, कहीं पे शादी हो रही है तो ढिचक 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 ढिचक, अब आप कह रहे हो खामा कहीं का शोर मचा रहे हो, वरना आपने देखो आप घर में जाते हो, घर में खाली बैठो, तेज आवाज में गाने सुन लो, ठीक है, ढिचक ढिचक आप कह रहे हो गाना बज रहा है, ठीक है, कहंदी हुंदी सी ये गेंदी, पीछे से चाटा था चटाच बुद्धि पे, आवाज कम करो, खामा पी, मतलब देख तो मम्मी है, कुछ कह भी सकते, मम्मी ने चाटा मारा, क्यों भाई बिना बात के शोर क्यों कर रहे हो, दूसरों को दुख काहे दे रहे हो। ठीक है, अब यही सेम आप रोड पे जाए तो हॉर्न बजाएंगे बिना बात के। ठीक है, इसके अलावा आप अगर शादी ब्याह का अगर सीजन चल रहा हो तब बिना बात के इतने तेज डीजे बज रहा होगा, कोई बात नहीं है, उससे पूछो क्यों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे, भाई तेरे मजे के चक्कर में चारों का हार्ट अटैक आ गया, समझ में आ रही बात, तो भैया नॉइज पोल्यूशन मत करो। जो फैक्ट्री से निकलने वाली जो आवाजें हैं या फिर जो जनरेटर से जो आवाज निकलती है वो भी हमें दिक्कत देती है मेरा बच्चा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन जनरेटर चल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब देते हैं बेटा हमें दुख। ठीक है, आपने देखा कंस्ट्रक्शन चल रही है, हथौड़े ठक 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 ठक, बड़ा वो मशीन है, ये क्या है, साउंड पोल्यूशन ही तो है, तू सर कर जाता, सर फटने को हो जाता हमारा। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ जाती है हमारी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो भैया हमें नॉइज पोल्यूशन भी कम करना होगा बेटा। ये सारे पोल्यूशन थे हमारे पास। क्लियर? चलिए क्लास, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्लास इस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे कैल्विन लाइव एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और अगर इसके आप नॉर्मल फंड जाते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप कैल्विन लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आपको सारी चीजें मिल जाएगी बेटा। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे ऐसे ही धुआंधार क्वेश्चंस के नेक्स्ट सेशन में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज।